महाकुंभ के पानी को लेकर के जिस प्रकार का विवाद छिड़ा और योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर जवाब दिया। आपको बता दें कि महाकुंभ में जल को लेकर के और जल के स्तर को लेकर उसकी शुद्धता को लेकर के कई तरह के प्रश्न उठाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में जल में फीकल पानी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना दिया आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर अब क्या विपक्ष औंधे मुंह गिर गया है। आखिर क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, ये सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने भी इस फीकल वाले कांड पर अपना बयान दे करके बड़े बुरी तरह फंस गए। आपको बताना चाहेंगे कि अभी देश के एक वरिष्ठ वैज्ञानिकों का साथ मिल गया है कुंभ मेले में जल की शुद्धता को लेकर के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय सोनकर की। अजय सोनकर जिन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ रिसर्च किया है, ये वही डॉक्टर अजय सोनकर हैं जिनको पद्मश्री भी मिला है। ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। डॉक्टर अजय सोनकर ने देश के बड़े वैज्ञानिकों को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कहा कि अगर कोई 1% अशुद्ध जल हमें दिखा देगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। फिलहाल आपको बता दें कि जिस प्रकार की चुनौती अजय कुमार सोनकर ने कुंभ के जल की शुद्धता को लेकर दी है, वो यूं ही नहीं दिया है। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बाकायदा 5 से अधिक घाटों के सैंपल्स लिए हैं। अरायल घाट से लेकर के कई घाटों के सैंपल लेने के बाद उन्होंने उसकी शुद्धता को मापा है और कहा है कि इस समय गंगा का जल जो है वो अल्कलाइन वाटर से भी ज्यादा शुद्ध है। अल्कलाइन वाटर तो आप समझ ही रहे होंगे कि लोग अल्कलाइन वाटर पीने की सलाह बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको देते हैं। उस अल्कलाइन वाटर को अल्कलाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कभी कभी आरओ की जगह हम उस पानी में खीरा डालते हैं, लौंग डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, कई चीजें डालते हैं और जब काफी पूरी रात भर वो भीगा रहता है, सुबह हम उसको पीते हैं। लोगों का मानना है कि अल्कलाइन वाटर पीने से शरीर शुद्ध होता है, सारे पोषक तत्व मिलते हैं, ये सारी प्रक्रिया नेचुरल होती है। आपको बता दें कि ये बात डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने कहा कि जो गंगा का जल है यानी कि संगम नोज में जो जल है, इसके अलावा सारे घाटों के जल को जब उन्होंने चेक किया तो कहा कि उसका पीएच लेवल 8.4 से लेके 8.9 तक है। और ऐसे में उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह करी कि जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उसमें फीकल्स के पार्ट पाए गए हैं, गंगा जल अशुद्ध है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि गंगा के अंदर आत्मशुद्धि करने की प्राकृतिक क्षमता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि गंगा के जल में और त्रिवेणी के जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरिया फाइट पाए गए हैं। ये वही हैं जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, जो गंगा को शुद्ध करते हैं और पवित्र बनाते हैं, जिसके पानी को आप कई वर्षों तक रखते हैं, उसमें दुर्गंध नहीं आती है। उन्होंने बाकायदा इंक्यूबेशन करके 37 फ़ारेनहाइट पर जब गंगा के जल को रखा तो वहां भी ना तो उसमें दुर्गंध आई, ना ही जीवाणु उसमें पनपे। कुल मिलाकर के एक तरह से उनके इस बयान के बाद, उनके इस दावे के बाद बहुत बड़ा हलचल मच गई और खास तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में जो विरोधी लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे थे, कुंभ में जो जल था उसके अशुद्धि को लेकर के, उसके एक तरह से उस प्रकार की अगर बात करें तो उसमें जो फीकल्स वाले मामले को लेकर के, लेकिन बात उठती है कि क्या गंगा के जल में ये वास्तव में अशुद्ध था। इस पर डॉक्टर और वैज्ञानिक अजय कुमार सोनकर कहते हैं कि अगर उसमें वास्तव में जीवाणु होते हैं, वास्तव में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो गंगा में 57 करोड़ लोगों के नहाने के बाद उन्होंने सैंपल लिया था और उसके बावजूद वो गंगा का जल इतना पवित्र है कि उसके अगर पानी को आप पी लेंगे तो आपको मिनरल वाटर पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना शुद्ध है। और ऐसे में उनके इस मामले का और भी कहना है कि अगर किसी को चर्म रोग होगा, गंगा नहाने से शुद्ध तो करती है आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन अगर किसी को चर्म रोग है या विभिन्न प्रकार के रोग हैं, अगर वो इस समय कुंभ में स्नान करता है तो वो रोग भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने विपक्षियों और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे लोगों के बयानों पर बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर गंगा का जल अशुद्ध होता तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया होता, पूरे दुनिया में इसको लेकर के संघर्ष हो रहा होता और उससे अनेकों लोग अब तक रोगी हो चुके होते, अस्पतालों में होते। उन्होंने कहा कि 57 करोड़ लोगों के नहाने के पश्चात भी अभी भी एक भी ऐसे कोई भी मामले नहीं आए कि लोग कुंभ में स्नान करने के बाद कोई असाध्य बीमारी से जूझ रहे हो या त्वचा रोग से जूझ रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि गंगा का जल बहुत ही शुद्ध है, त्रिवेणी का जल बहुत ही शुद्ध है। फिलहाल इस मामले पे योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में
लगातार बोलते रहे, लेकिन कई प्रश्न उठते हैं कि क्या सरकार, केंद्र सरकार की जो एजेंसी थी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने जो इस प्रकार की जो खबर दी, रिपोर्ट दी, एक तरह से क्या वो अक्षम है, क्या उनकी जो मानक हैं वो गलत हैं? और भी कई प्रश्न खड़े होते हैं कि सरकारी कर्मचारी और उनकी एजेंसियां लापरवाही की हद तक चली गई हैं। क्या इन पर मोदी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्या योगी सरकार के दावे अब पुष्ट होने के बाद अखिलेश यादव से लेकर के संजय सिंह जैसे लोग जो फीकल पाए जाने को लेकर के जो बड़ा मुद्दा बना रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, और वहीं पर अवमुक्तेश्वर सरस्वती जो लगातार कुंभ के पहले दिन से ही योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। भगदड़ वाले दिन तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग तक कर दी थी, और इसके बाद मजबूरी में सभी संतों को उनको लेकर के एक स्वर में बोलना पड़ा। कई संतों ने तो यह तक कह दिया कि अवमुक्तेश्वर सरस्वती स्वयंभू शंकराचार्य हैं, उनके शंकराचार्य का पद विवादित है। फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर अजय कुमार सोनकर की रिपोर्ट काफी हद तक सरकार को राहत देती है, और सनातन पे आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदू जिन्होंने स्नान किया था, जिन्होंने नहीं किया था, उनको राहत भरी सांस मिली कि जिस जल में वो स्नान करके आए हैं वो पवित्र है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आखिर वो इतना पवित्र क्यों है। आपको बता दूं कि 2019 से ही योगी सरकार ने कुंभ के पहले कुछ मापदंड तय कर देते हैं, जैसे कि आगरा और कानपुर जो सबसे अधिक प्रदूषित शहर माने जाते थे। उसका कारण था कि वहां चमड़ा उद्योग बड़ा पनपता था और टेंडरियों अपने इस दूषित पानी को सीधे गंगा में डाल देती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि आगरा और कानपुर से टेंडरी का काम करने वाले यानी चमड़ा उद्योग, जूता बनाने वाली कई कंपनियां अब वेस्ट बंगाल की तरफ चली गई हैं, यानी पश्चिम बंगाल शिफ्ट कर गई, चूंकि एक बड़े हाई पैमाने पर उनको सीधे सीधे सितंबर अक्टूबर से ही ये कह दिया जाता है कि एसटीपी बना करके इन गंदे जल को खुद स्वच्छ करिए, उसके बाद इसको गंगा में फेंकिए, जो बड़ा खर्चीला होता है। इसलिए कई कंपनियां भाग जाती है, और जो कंपनियां अभी रह के काम कर रही हैं वो चाहे टेंडर ही नहीं, किसी भी प्रकार की कंपनी जो गंगा के किनारे स्टैब्लिशमेंट है उनका, वो उत्तर प्रदेश के अंदर 1 इंच भी अपना गंदा पानी वो गंगा में नहीं फेंक सकती हैं अक्टूबर से ही। यानी कि अगर आप बात करें तो ये 14 जनवरी से स्नान शुरू होते हैं और अक्टूबर से ही इनके पानी के प्रवाह को रोक दिया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड की सरकार से अनुरोध करके उत्तर प्रदेश की सरकार ज्यादा पानी छोड़ने की बात करते हैं डैम से, जिससे गंगा का प्रवाह और तेज हो जाता है, उसमें फीकल स्पॉट सो ही नहीं सकते हैं और गंगा और भी निर्मल और शुद्ध हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में त्रिवेणी में जो गंगा बह रही है वो बिल्कुल हरिद्वार की गंगा की तरह ही है, उतनी ही शुद्ध है, उतनी ही पवित्र है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की सरकार को साधुवाद देना होगा, जो इतने बढ़िया, इतने पवित्र जल में आपको स्नान करा रहे हैं। फिलहाल पूरा लब्बो-लबाब यही है कि अब विपक्ष का कोई भी वार कुंभ पर चल नहीं पा रहा है। बार बार विपक्ष के वार करने के बाद भी कोई ना कोई सनातन को संबल देने के लिए खड़ा हो जाता है, और वो भी तर्क के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर। आपको बताना भूल गया कि डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने इस देश के बड़े वैज्ञानिकों को और खासतौर कुंभ के जल को लेकर के विरोध करने वाले लोगों को चुनौती दी है कि वो गंगा का जल उठाएं 57 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी, और आकर के प्रयोगशाला में मेरे सामने चेक करें और फिर बताएं कि क्या गंगा का जल दूषित है। लेकिन सरकार और खासतौर मोदी सरकार की एजेंसी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट क्यों दी। क्या वहां भी कोई साजिश है? इसका पता लगाना चाहिए सरकार को और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।